हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम 9th स्टैंडर्ड हिंदी दूसरी इकाई का चैप्टर नंबर 6 निसर्ग वैभव, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ये पूरक पठन है। चैप्टर नंबर 6 निसर्ग वैभव, इसका मतलब होता है नेचर्स ग्लोरी। ये पूरक पठन से है। राइटर सुमित्र नंदन पंत हैं। अब आइए उनका परिचय समझ लेते हैं। जन्म उनका हुआ है 20 मई 1900, कौसानी उत्तराखंड में है ये एरिया। मृत्यु डेथ कब हुई है? 28 दिसंबर 1977 में। परिचय उनका दिया गया है, पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। परिचय में बताया जा रहा है कि पंत जी जो है वो मास्टर पोएट थे। नेचर और ह्यूमन ब्यूटी, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के बारे में वो ज्यादातर लिखा करते थे और उसमें वो मास्टर थे, बहुत ही अच्छे थे। प्रमुख कृतियां बताई जा रही है, वाणी, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, चिदम्बरा, कला और भूटा चांदी आदि। काव्य संग्रह है, ये सारे जितने भी दिए गए हैं काव्य संग्रह है। हार ये उपन्यास है। 60 वर्ष एक रेखांकन ये आत्मकथा संस्मरण है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी होती है। पद्य संबंधी ये कविता है। रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्गमय अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। तो इस पर्टिकुलर पोएट्री में, पोयम में आपको ये बताया जाएगा, फीलिंग्स बताई जाएगी, हार्ट के एक्सप्रेशन क्या क्या होंगे वो बताए जाएंगे, और जो मीनिंग्स है किस तरीके से उसका एक्सप्रेशन है, ब्यूटीफुल मीनिंग्स है, वो यहाँ पर बताया जाएगा। इस फर्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं। और ये जो रचना है किस तरीके से नेचर में होती है, ब्यूटी है, नेचुरल एक्सपीरियंस है, स्पिरिचुअलिटी है, वंडरफुल लैंग्वेज है, ये सारी चीजें डिस्क्राइब करते हुए अलग स्टाइल में उन्होंने रियलाइज कराने का आपको एक प्रयत्न किया है। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में, ईश्वर टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छाह में निश्वर। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कि कितनी सुंदरता बिखरी, देख रहे हो आप नेचर में कितनी ज्यादा सुंदरता बिखरी हुई है। और ये जो सुंदरता है ये किसकी है? प्राकृतिक जगत में, ये नेचर वर्ल्ड की है जो ईश्वर ने फैलाई है। और ये कहां से आपको दिखती है? टपक रही गिरी शिखरों से। जो आप पहाड़ वगैरह देखते हो, वाटरफॉल देखते हो ना, तो वो कहां से गिरती है? माउंटेन से गिरती है। और वो माउंटेन के एकदम पीक से ये जो सुंदरता है वो गिरती हुई वैली में दिखाई पड़ती है। और वो गिरता कहां पर है? वो गिरता है धूप और छाया के निश्वर में, यानी उसकी छाया में वो छुप जाता है। आप अगर टॉप से देखते हो, बहुत सारी मूवीज वगैरह में भी दिखाया गया है, जो झरना है जो टॉप से नीचे गिरता हुआ है, एक नेचर का ब्यूटीफुल सीन आपको देखने को मिलता है, जो गॉड ने इस तरीके से सेट किया है। माउंटेन पीक से रोल होता हुआ वो डाउन वैली में आता है और वो साइलेंटली सनलाइट और शेडो में छुप जाता है। इस तरीके से बता रहे हैं, धूप और छाया यानी वही सनलाइट और शेडो। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सिमानी, शलक्षण संगीत स्रोत सी, आहरा वन भू मरमर। इसको समझने के लिए आपको पहले तो शब्दों को समझना है। देखो, अनिल का मतलब होता है पवन, अहरह का मतलब होता है प्रतिदिन, हर दिन, शलक्षण का मतलब मधुर। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल। अनिल का मतलब होता है पवन, पवन का मतलब आप सबको पता है हवा। स्पर्श यानी छूना, हवा जो है वो स्पर्श करती है, छूती है पुलकित तृणदल से। तो अब जो ग्रास है, ग्रास हेड जो होता है आपको पता है, उसको किस तरीके से छू कर जाती है हवा? टच करते हुए जाती है हवा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सिम्हानी। फिर आगे कहते हैं शलक्षण संगीत स्रोत सी। शलक्षण मतलब मधुर। जो हवा बहती है वो किस तरीके से बहती है? अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो उसकी आपको म्यूजिक भी सुनाई देती है, और उसकी जो संगीत है उसका सोर्स जो है वो हर दिन आपको सुनने को मिलता है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो इसको मैं अगर सिंपल वे में समझाऊं, घास का जो झाड़ू होता है हवा से स्पर्श करता हुआ रोमांचक तरीके से आता है, और वो इस तरीके से बहता है। संगीत का सोर्स जो है वो हर दिन आपको वहां पर सुनने को मिलता है। और जो ये आवाज जो है, ये मरमर, ये आवाज की तरह पर आपको समझा रहे हैं, ठीक है। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। तो ये तो आपको समझ गया होगा, फूलों की ज्वाला आंखें करती शीतल, मतलब जो फूल हैं अगर आप उनको देखो तो उनसे आपकी जो आंखें हैं वो ठंडी हो जाती हैं, उससे आपको शीतलता मिलती है। मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल। जो मधुमक्खियां होती है वो हनी लेते हैं, हनी बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं?
फूलों के ऊपर वो बैठते हैं, उसका रस लेते हैं और फिर उससे हनी तैयार होता है। तो वो जो पूरा दल होता है मधुमक्खियों का, वो फूलों पर बैठते हैं और उससे वो रस लेकर जाते हैं और हनी बनाते हैं। आगे फिर तितलियों के बारे में कहते हैं, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, मतलब वो कहीं दूर उड़ जाती है। रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल, कहीं पर आपको सुनाई देती होगी, कहीं कोयल जंगल में। तो नेचर का अलग अलग एक व्यू है जो यहाँ पर वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले फूलों की बात कर रहे हैं, फूलों को देखकर आपकी आंखों में ठंडक मिलती है। फिर वही फूल को रिलेट करते हुए मधुमक्खियों को यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं कि मधुमक्खियां जो है उस फूल से रस लेती हैं और हनी बनाती हैं। फिर उसके बाद में तितलियों के बारे में बात करते हैं, तितलियां उड़कर चली जाती हैं, कहीं पर भी अलग अलग जगह वो जाती हैं। और लास्ट में कोयल के बारे में बताते हैं कि कोयल की आवाज जो है वो आपको कहीं दूर सुनाई देती होगी और वो भी एक गीत की तरह होती है, ऐसा वो बता रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ। लेटी नीली छायाएं कृश रवि किरणों में गुंफित, धुरारो भांति टाले निश्चल तरंग सी स्तंभित, स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, साँझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। तो इस पैराग्राफ में बताते हैं लेटी नीली छाया। नीली छाया क्या होती है? आपको पता होगा, जब बादल के जो कलर होते हैं वो नीला होता है, तो जब उसकी छाया नीचे हो जाती है यानी शाम का वक्त होता है, तो उस टाइम का वो बता रहे हैं। लेटी नीली छाया मतलब जब छाया नीचे हो जाती है, ब्लू शैडो जब डाउन हो जाती है, कृष रवि किरणों में गुम्फित, रवि का मतलब सूरज, जो सूरज की किरणें हैं वो क्या हो जाती हैं, जेंटल हो जाती हैं। शाम के वक्त अगर आप देखो तो जो रेज होती है, सनरेज होती है, वो थोड़ी सी जेंटल हो जाती है, उतनी तेज आपको फील नहीं होती है। तो वही कह रहे हैं कि जब ये छांव आ जाती है यानी जो नीली छाया है, बादल की जो छाया है वो जब डाउन हो जाती है, तो जो सन रेज जो है वो भी थोड़ा सा जेंटल हो जाता है। तो इस वक्त क्या होता है, दुरारो भांति टाले निश्चय तरंग सी स्तंभित। तो वो कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं वो अपनी जगह ही रुक जाते हैं। और ये किस तरीके से रुकते हैं, स्टेडी लाइक अ स्टील वेव। वेव कैसी होती है, बड़ी बड़ी वेव आपने देखी होगी, तो वो अगर अपनी जगह रुक जाए तो कैसे होगा, उस दृश्य को यहाँ पर दर्शाते हुए कह रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी वेव हैं अगर अपनी जगह ही रुक जाए तो कैसे होगा, वैसे ही जो बड़े माउंटेन है वो अपनी जगह रुक जाते हैं शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगता है। और फिर आगे वो कहते हैं कि स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम, मतलब ये पहले गिरती है गोल्डन फॉर, और इसके बाद में उषा का अभिनंदन होता है, मतलब इवनिंग स्लीप आ जाती है। तो पहले ये होता है और उसके बाद में फिर उषा यानी इवनिंग जो है वो आ जाती है, उसका वेलकम हो जाता है। और फिर लास्ट में कहते हैं साज यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। और लास्ट में फिर वो कहते हैं कि जो इवनिंग स्लीप है वो यहाँ पर छुप जाती है और इसी में इवनिंग प्रेयर जो है वो ऑफर करती है या सैल्यूट करती है शाम की जो संध्या होती है। तो ये दोपहर से किस तरीके से वो होता है, पूरा सिचुएशन यहाँ पर वो बताते हुए इवनिंग तक जा रहे हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। अपलक तारापत शशि मुख का बनता लेखा दर्पण, यही शौल कंधों पर सोया जगता गंध समीर्पण। अपलक का मतलब देखो यहाँ पर आपको दिया गया है बिना पलक झपकाए। तारापत का मतलब तारा होता है, मतलब जो स्टार होते हैं। तो बिना पलक झपकाए जो तारा होता है यानी अनब्लिंकिंग स्टार अपने पाथ पर है और वो मिरर बनता है। शशि मुख का मतलब मिरर, मिरर बन जाता है अपने ही दर्पण का। शॉल का मतलब होता है पर्वत, देखो यहाँ पर दिया गया है। तो पर्वत के कंधे पर सिर रखकर सोना इस तरीके से होता है, स्लीपिंग ऑन द रॉक्स शोल्डर, ऐसे कह रहे हैं। और उठता कैसे है वो, जगता कैसे है, उसकी हवा से, उसकी गंध से, आवाज से, उसी के फ्रेग्रेंस से यानी उसी की खुशबू से, उसी की गंध से वो जगता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। सदैव स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मयकर वैचित्र भरा पर्वत जीवन में। इस पैराग्राफ में बताते हैं कि जो ब्यूटी है, मतलब जो सुंदरता है हमारे नेचर की, उससे हमारा पूरा जो मन है वो सम्मोहन भर चुका है, मतलब हिप्नोटाइज हो चुके हैं हम। और ये कितनी अच्छी वंडरफुल माउंटेन्स है जो हमारी लाइफ में भर चुके हैं, मतलब नेचर के ब्यूटी से हमारा माइंड हिप्नोटाइज हो चुका है और ये कितने वंडरफुल माउंटेन्स है जो हमारी लाइफ में है, इस तरीके से वो कह रहे हैं। आगे पैराग्राफ में कहते हैं कग चकते फल कुतर रही गिलहरियां कोम्पल, वन पशु सब लगते प्रसन्न परिचित मरकत आंगन में। कग चकते फल मतलब जो बर्ड्स हैं वो फ्रूट्स खा रहे हैं, फल खाते हैं, और जो गिलहरियां हैं वो बर्ड्स खाते हैं, मतलब जो गिलहरियां आपने देखी होंगी स्क्विरल्स, वो जो है वो कोम्पल खाते हैं, ये भी एक टाइप का बर्ड्स होता है, फ्रूट होता है। और जो वन में पशु हैं वो कितने प्रसन्न यानी कितने हैप्पी लग रहे हैं, और ये सारे जो हैं वो परिचित यानी फेमिलियर लग रहे हैं, और ये सारे हमारे आंगन में है, इस तरीके से उनको फील हो रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब चेतन जग में क्या कारण रहता अहरा जो विष्णु जीवन मन का संघर्षण।
तो अब इस पैराग्राफ में कहते हैं कि स्वाभाविक, यानी ये नेचुरली लग रहा है जैसा उनको याद आ रहा है। यदि मुझे याद आता, उनको जिस तरीके से याद आ रहा है वो नेचुरली याद आ रहा है। और उनको क्या याद आ रहा है वो भी बता रहे हैं कि वर्ल्ड जो है इतना ब्यूटीफुल है, ये सारी चीजें उनको याद आ रही है। और ये जो जग बनाया गया है इसका क्या कारण हो सकता है, ऐसा वो सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें संघर्ष भी देखने को मिलता है, इसमें हमें जीवन भी देखने को मिलता है। तो इस वर्ल्ड को बनाने के पीछे गॉड का या ईश्वर का क्या रीजन होगा, वो सारी चीजें वो सोच रहे हैं यहाँ पर, और ये नेचुरली उनको याद आ रहा है। ठीक है। मनुष्य प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर, अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी शूद्र अहिंसा ही में सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं एक न्यू एनालाइज कर सकूं, या उनका ऐसा मानना है कि ये जो नेचर है इसको फिर से एक तरीके से री एनालाइज करना चाहिए, सिंथेसाइज करना चाहिए, जिसमें के जो मैन है वो रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का। देखो यहाँ पर कह रहे हैं ईश्वर का प्रतिनिधि नर, तो जो मैन है यानी जो इंसान है वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, इस तरीके से कह रहे हैं। तो उनको फिर से री एनालाइज करना चाहिए, सिंथेसाइज करना चाहिए, फिर से बनाना चाहिए, या उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं कि अभिशापित हो उसका जीवन, क्या क्वेश्चन है, क्या उसकी लाइफ जो है वो कर्स होनी चाहिए, यानी उसकी लाइफ में शाप होना चाहिए। लगता अपनी क्षुद्र अहिंसा ही में, मतलब जो इंसान है वो अपने ही चीजों में, अपने ही माइंड में है, कंफ्यूज है, या कभी कभी ऐसा लगता है कि केंद्रित है, यानी कभी कभी ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है अपनी ही चीजों में, या फिर कभी कभी वो ईगो में भी लगता है। कुछ इंसानों को आपने देखा होगा कि वो अपने ही ईगो में होते हैं, और कुछ लोग जो है वो डिसकनेक्टेड हैं पूरे यूनिवर्स से, ऐसे भी कुछ लोग देखने को मिलते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के अलग अलग लोग हैं, इस पूरी दुनिया में आपको अलग चीजें देखने को मिलेगी, ऐसा वो अपनी फीलिंग बता रहे हैं। और लास्ट में लिखते हैं पतझड़ से, यानी एक मौसम होता है जिसमें पत्ते झड़ने लगते हैं, उसमें कहते हैं पतझड़। ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।